आज सीधा सवाल की मैं शुरुआत करने वाला हूं दो फिल्मों के नाम से। और फिल्में हैं सूरज बड़जात्या की, आपने देखी भी होंगी या नाम तो सुना ही होगा। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हो गया, चुनाव में इतनी गर्मी थी, ऐसी हीट वेव थी, वो गर्मी दिमाग में चढ़ गई, राजनीतिक मौसम है और बात फिल्मों की हो रही है। इसकी एक वजह है, आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा आज संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हुआ और एक सुर में बोले, हम साथ साथ हैं। वो चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, जीतन राम मांझी हों, एकनाथ शिंदे हों, अजित पवार हों, पवन कल्याण हों, ये तमाम नेता मंच पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का, और प्रस्ताव का अनुमोदन, उसका समर्थन तमाम लोग करते हुए दिखाई दिए। और सुर क्या थे? हम साथ साथ हैं। तो जो वो कयासबाजी का बाजार गर्म हो रखा था, अरे कहीं नीतीश पलट तो नहीं जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू बाहर से समर्थन तो नहीं देंगे, सत्ता की चाबी इनके पास है, हाथ मरोड़ेंगे क्या, कान उमेटेंगे क्या। और इसके पीछे वजहें भी थी। हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए एनडीए के, अमित शाह ये कहते पाए गए थे। फिर लाल कालीन बिछाई बीजेपी ने, चंद्रबाबू नायडू 1.5 साल तक एड़ियां घिसाई, तब जाकर बीजेपी ने गठबंधन किया था कि पेबैक टाइम होगा क्या। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कैसी गुफ्तगू। तो वो जो था ना कि हम आपके हैं कौन, ये सवाल तो नहीं गूंजेगा क्या, वो सवाल गूंजने के बजाय गौण होता दिखा आज। और दिलचस्प बातें हुई, दो बातें बड़ी दिलचस्प थी आज सेंट्रल हॉल में जो हुआ। प्रधानमंत्री जब सेंट्रल हॉल में घुसे, जब प्रवेश किया, तो सबसे पहले उन्होंने संविधान को अपने माथे पर लगाया और नारे गूंजे, तीसरी बार एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार। तो रूप स्वरूप एनडीए का बदलता भी दिखा क्या, या कुछ संकेत मिले। पर एक बात साफ है, एनडीए मजबूती से एकजुट खड़ा दिखाई दिया। और प्रधानमंत्री ने तंज भी कसा विपक्ष पर, ईवीएम जिंदा है कि मुर्दा हो गई। ये भी कहा कि उपहास नहीं उड़ाते, हम उपहास नहीं करते जो पराजित हो गया। लेकिन इंडिया की तमाम कारगुजारियां उजागर करने में भी उन्होंने लगभग 15 मिनट जरूर लगाए। अब बात संविधान की, 400 पार का नारा संविधान बदलने में तब्दील हो जाएगा क्या? इंडिया गठबंधन ये मैसेजिंग करने में भी कामयाब हुआ। और सबसे ज्यादा कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी अगर आप देखेंगे इस चुनाव में, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिली। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते में उत्तर प्रदेश में रोड़े ही नहीं, रोड ब्लॉक भी आते दिखे। और 4 तारीख को नतीजे आ गए। आज 7 तारीख को हम बैठे हैं, 9 तारीख को परसों प्रधानमंत्री मोदी वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और उनको न्योता मिल गया है सरकार बनाने का। 9 तारीख को वो शपथ भी ले लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर ही कैसे सिमट गई और एनडीए 36 पर आकर अटक गया। 80 सीटें हैं, 40 आधी होती हैं, आधी से भी नीचे चला गया। पर कोई चर्चा नहीं हो रही।
खास। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी महाराष्ट्र में, वहां भी 17 सीटें जीत पाए 48 में से, जिम्मेदारी ली। पर उत्तर प्रदेश, जहां पर एक नहीं, बीजेपी के दोनों सबसे बड़े करिश्माई चेहरे मोदी और योगी, डबल इंजन सरकार जो कदम ताल करते दिख रहे थे, वहां पर इंडिया गठबंधन 43 सीटों के साथ बाजी मार गया। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आ गई। यह क्यों हुआ? और बड़े नेता तो चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या जगत प्रकाश नड्डा कुछ बोलते नहीं दिख रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी खामोश है। उनका जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री ने उनको बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी, बस वहां बात खत्म होती दिखाई दे रही है क्या? या जो मंत्री हैं और विधायक हैं और सांसद हैं, उनके बयानों पर गौर करेंगे तो क्या घमासान की स्थिति दिख रही है बीजेपी में उत्तर प्रदेश में। नंद किशोर गुर्जर हैं, विधायक हैं, वो कहते हैं बीजेपी के साथ भीतरघात हुआ, बीजेपी को जानबूझकर हराया गया, अधिकारियों ने प्लानिंग करके हराया, कुछ नेता भी उनके साथ थे। अब ये नेता कौन थे? अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे थे? वो राकेश टिकैत के एक वीडियो का भी जिक्र कर रहे थे। एक्सक्लूसिव बातचीत की थी मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय से कि किसने गिरफ्तारी से रोका, तो गिरफ्तार कौन कर रहा था और रोका किसने। ये कुछ ऐसे सवाल हैं, क्या इनके जवाब बीजेपी में अंदर खाने तलाशे जा रहे हैं? साध्वी प्राची वो कहती है, अनदेखी से हताश होकर कार्यकर्ता चुनाव के दौरान घर में बैठा रहा, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो जो वो ताल ठोकी जाती थी, शान में कसीदे पढ़े जाते थे आरएसएस के बारे में कि पन्ना प्रमुख है, एक एक वोट पर ध्यान रखा जाता है, कार्यकर्ता ही घर पर क्यों बैठा रहा? आरएसएस ने साथ नहीं दिया, नाराज था, किसके इशारे पर यह हो रहा था? अब ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साक्षी महाराज वो कहते हैं, कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, जो आस्तीन के सांप बने हैं उनके लिए पार्टी समीक्षा करेगी। बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए जा रही हैं, तलखी है, गद्दारों ने गद्दारी की। साध्वी निरंजन ज्योति मंत्री भी थी पिछली सरकार में, स्थानीय स्तर पर काफी विरोध का सामना करना पड़ा, मेरे साथ साजिश की गई, वो हारी। और वो क्या, 7 केंद्रीय मंत्री हारे उत्तर प्रदेश में और 2 उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हारे। इनमें स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेणी, संजीव बाल्यान, साध्वी निरंजन ज्योति, उनका मैंने जिक्र किया, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भानु प्रताप वर्मा और कौशल किशोर। इस नतीजे की कतई उम्मीद नहीं थी बीजेपी में। तो जो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी बीजेपी की होती है, माइन्यूट डिटेल्स, बारीक से बारीक तैयारी व्यवस्था जो होती है, वो धरी की धरी क्यों रह गई? अलग अलग धड़े अलग अलग मकसद के लिए क्या काम कर रहे थे, और ये बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में अप्रत्याशित है। अब इसमें एक और आंकड़ा आपके सामने पेश करता हूं। मैंने संविधान का जिक्र किया, संविधान को माथे पर टिकाया प्रधानमंत्री मोदी ने, पर उत्तर प्रदेश में राम बनाम संविधान की भी लड़ाई हुई और राम का नाम नहीं चल पाया, राम मंदिर मुद्दा नहीं बना। क्या इसकी वानगी अयोध्या इलाके से ही मिलती है, और अयोध्या में 9, अयोध्या के आसपास के जो इलाके की 9 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 5 बीजेपी हार गई। 5 अयोध्या हार गई, फैजाबाद है लोकसभा, वो हार गई बीजेपी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाके की बात करें, वाराणसी, बनारस,
उसके आसपास के इलाके की 12 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी महज 3 सीटें जीत पाई। 3। प्रधानमंत्री मोदी का भी जो जीत का अंतर था लगभग 1.5 लाख रह गया। 8,20,000 से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, 7.5 लाख से जीते हैं अमित शाह। अब बीजेपी के अंदर खाने सवाल यह भी उठने लगे कि वहां तो सांसद प्रतिनिधि भी नियुक्त नहीं किया गया, तो यह जिम्मेदारी किसकी थी? किसको कंट्रोल दिया गया था बनारस के इलाके का, आसपास की सीटों का? वहां रणनीतिकार, मैनेजर, पॉलिटिकल मैनेजर कौन था? और गोरखपुर की बात करें तो 9 सीटें जो आती हैं उनमें से 8 गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ का गढ़, 8 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। और इसी में थोड़ा और अंदर खाने जाएं तो आप पाएंगे कि बीजेपी का वोट प्रतिशत जो था 49.98%, लगभग 50% मान लीजिए, 2019 में वो गिरकर 41.37% पर आ गया। 8.5%, बल्कि कहूं 8.95% तक की ये गिरावट क्यों आई? एक सतरंगी, एक सोशल इंजीनियरिंग की वानगी जो बीजेपी ने की थी, उसमें इतनी दरारें, इतनी सेंधमारी कैसे हो गई? ओम प्रकाश राजभर को लाना उल्टा नुकसानदेह हो गया क्या? उनके बेटे हार गए। टिकट वितरण में किसकी चल रही थी? कुछ नाम सामने आने लगे हैं कि भाई नीरज शेखर को बलिया से क्यों दिया गया, या श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा, उनके बेटे साकेत को किसके कहने पर टिकट दिया गया। यह मेरी कल्पना नहीं है, कोरी कल्पना नहीं है, यह बीजेपी में अंदर खाने जो सवाल उठ रहे हैं उसी की वानगी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। 49 सांसद, निवर्तमान सांसद जो थे, पहले भी थे जिनको टिकट दिया गया, उनमें से 26 ही जीत पाए। तो क्या एक एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको नजरअंदाज किया गया? अति आत्मविश्वास, यह शब्द भी बीजेपी के अंदर खाने से उठ रहा है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो गया कि कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने 29 लोकसभा सीटों पर रैलियां की उत्तर प्रदेश में, इनमें से 16 सीटें बीजेपी हार गई। हार का प्रतिशत 55% हो गया। तो गलत फीडबैक दी जा रही थी क्या? और आज जो सेंट्रल हॉल में हुआ उसमें एक और दिलचस्प बात हुई, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मैंने नाम लिए, जीतन राम मांझी इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, अनुप्रिया पटेल इकलौती सांसद अपनी पार्टी की, पवन कल्याण 2 सांसद हैं उनके पास। ये सब मंच पर मौजूद थे, लेकिन जयंत चौधरी, जिनके 2 सांसद चुनकर आए हैं और वो खुद राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको मंच पर नहीं बिठाया गया और ना ही एनडीए के नेता बनने के प्रस्ताव का अनुमोदन या समर्थन करने के लिए, बोलने के लिए बुलाया गया। ना मंच मिला, ना माइक मिला। और अब इस पर मजे ले रही है समाजवादी पार्टी कि ये देखिए किसानों की अनदेखी की जा रही है। किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे जयंत, बीजेपी के साथ आने से वो नाराजगी भी कम होती दिखी, लेकिन अब समाजवादी कह रही है कि नहीं, बीजेपी का चेहरा सामने आ रहा है, इसीलिए जयंत चौधरी को नीचे ही बिठाया गया। वो तो इशारों में कह रहे हैं आ जाइए, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ आ जाइए। तो ये भी एक कहानी साथ में चल रही है क्या?
या अनुप्रिया पटेल जीतन राम मांझी को राज्य मंत्री देकर निपटा दिया जाएगा और केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा जयंत चौधरी को। पर नाराजगी है आरएलडी के अंदर खाने, बहुत नाराजगी है। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया, उनके नेता, उनके विधायक जो हैं, कि ये गलत हुआ। तो स्क्रिप्ट सही नहीं गढ़ी जा रही है क्या उत्तर प्रदेश में, और कोई कोर्स करेक्शन भी होता दिखेगा, या ये अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए की राह आसान, यूपी में सचमुच घमासान? ऊपर से सब ठीक, अंदर खाने दिक्कतें हैं क्या? और सर्वसम्मति से चलेगा देश, ये प्रधानमंत्री ने आज ताल ठोकी। कैसे हारे फिर उत्तर प्रदेश?